हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज आपके लिए एक नया सेशन लेकर के आया हूं, हिस्ट्री, इतिहास। और अभी तक हम मैथ के वीडियो अपलोड कर रहे थे, अब थोड़ा सा एक एक दिन स्टे करके मैं डालूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट करवानी है, ठीक है ना। और मेरे साथ में आप चल करके आप इतिहास की भी नोट्स बना सकते हैं। मैं पूरा नोट्स आपको प्रिपेयर करवाऊंगा, ठीक है ना, पूरी नोट्स बनवाऊंगा। और कैसे क्या है पूरा स्टार्टिंग से लेकर के आज आपको इतिहास का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए हमें, और इतिहास कहाँ से आया, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, जो भी है पूरा मैं आज बेसिक आज आपको बताने वाला हूँ। और आज के बाद फिर कल हो सकता है मैथ की वीडियो अपलोड करूं। अब एक एक दिन करके मैं ऐसा करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट करवानी है। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि मैं इस चैनल पे आपको सभी प्रकार की जितनी भी कंपटीशन से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे। तो ये प्रॉमिस है मेरा, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा। और हाँ, अभी तक सब लोगों ने बहुत चीज़ें बोली होंगी आपसे कि मेरे चैनल से पढ़ो, ये चीज़ है वो चीज़ है। मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ, बस अगर आप अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ यार एक बार ट्रस्ट कर लेना मेरे ऊपर, ठीक है ना। बस एक बार ट्रस्ट करके देख लो, और उसके बाद एग्जाम दे करके देखना। मेरी पूरी मैथ पढ़ के, मेरा पूरा जो भी सिलेबस मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, उसको एक बार पढ़ के, एक बार ट्रस्ट करके एग्जाम दे करके देख लो, और फिर उसके बाद बताना कि कैसा क्या था, ठीक है ना। तो एक बार ट्रस्ट करके प्लीज़। और देखते हैं आज का सेशन क्या है, ठीक है ना। तो आज का सेशन ये इतिहास है, इतिहास पढ़ते हैं हम लोग। और ये आज इतिहास की केवल समरी मैं बताऊंगा, और चैप्टर वाइज मैं कल से स्टार्ट करूंगा। ये आज इतिहास अतीत बताऊंगा इतिहास का, ठीक है ना, इतिहास कहाँ से आया है, ठीक है। तो चलते हैं। ये इतिहास देखो मैंने ऊपर, अब ये मैं लिख करके भी बता सकता था, लेकिन उसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वीडियो में थोड़ी सी लंबी करूँ। इसीलिए मैं ये लाइक एंड सब्सक्राइब को मैं नहीं बोलता हूँ, इसीलिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियोस लंबी हो जाएगी और फिर दिक्कत तो होगी ही, मुझे भी पता है। और मुझे पता है आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आप लोगों को सबको पता है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, और लाइक करने से क्या होता है, एंड बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, सब कुछ आपको पता। तो मेरे बोलने से क्या फ़ायदा, मेरे बोलने से आप लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर नहीं दोगे ना। आपको अच्छा लगेगा तभी करोगे, नहीं लगेगा तो नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। तो फिर बोलने का फ़ायदा क्या हुआ, नथिंग हुआ ना। तो इससे अच्छा बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इतिहास, इतिहास जो है आपका हिस्ट्री, इतिहास का इंग्लिश के रूपांतरण है इसका, हिस्ट्री से इतिहास आया है, ठीक है ना। हिस्ट्री नामक शब्द से इतिहास का जन्म हुआ है, और ये हिस्टोरिया या फिर ये जो हिस्ट्री है आपका, हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिया या हिस्टोरिका नामक शब्द से हिस्ट्री का उद्गम हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, यूनानी वैज्ञानिक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। कहीं कहीं हेरोडोटस मिलता है या फिर हेरोडोट्स मिलता है, हेरोटोडस मिलता है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये यूनानी वैज्ञानिक थे आपके, इतिहास के पिता जो थे हेरोडोटस, ये आपके यूनानी वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था हिस्टोरिया बुक, ठीक है। हिस्टोरिया बुक नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इसमें पूरा समावेश किया था कि इतिहास के बारे में इन्होंने जितना भी नॉलेज था, इनको जितना भी पीछे इन्होंने इतिहास के बारे में परिकल्पना की थी या फिर देखा था, वो सब का इस पे समावेश किया है हिस्टोरिका बुक में, ठीक है ना, हिस्टोरिया बुक में। और इतिहास आपका वैसे ही चल रहा था। उसके बाद आपकी 19वीं शताब्दी आती है। 19वीं शताब्दी में आपके राके नामक जर्मन वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी में आपके राके नामक जर्मन वैज्ञानिक आते हैं। ये इतिहास की वैज्ञानिक विधि का विकास करते हैं, अर्थात इतिहास की एक ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि इतिहास की वैज्ञानिक विधि का विस्तार किसने किया, तो इतिहास की वैज्ञानिक विधि का विस्तार किसने किया, राके ने। कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, ठीक है ना। और बताया कि किसी घटना को उसके वास्तविक रूप में व्यक्त करना ही इतिहास कहलाता है। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लिख लेना आप कि इन्होंने क्या बनाया, वैज्ञानिक विधि दी, और इन्होंने बताया कि किसी भी घटना को उसको वास्तविक रूप में व्यक्त करना ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इतिहास कहाँ से आया, ये इतिहास आपके दो शब्दों से टूट करके बना हुआ है, इति धन हास। और इति का मतलब है इस प्रकार, हास का मतलब पीछे घटित हुआ होगा, इस प्रकार घटित हुआ होगा, इसलिए ये इतिहास इसे कहा गया। इति का मतलब होता है इस प्रकार, और हास का मतलब होता है घटित हुआ होगा, पूर्व में इस प्रकार घटित हुआ होगा, वही चीज आपकी इतिहास कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखो चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, अर्थात लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है अर्थात
भूतकाल या अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही इतिहास कहलाता है। जैसा कि मैं यहाँ पे बता दिया है मैंने आपको, भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी भूतकाल में युद्ध हुए थे, जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, इतिहास में भूतकाल में जो भी चीज़ें आती हैं वही आगे चल करके आपका इतिहास बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, हमें इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए। अब ये चीज़ें आपके नॉलेज के लिए हैं, ये पूछी नहीं जाती। हाँ, आप यूपीएससी अगर देख रहे हो तो उसमें पूछी जाती है, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि मुझे इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, मुझे इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास का हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, वो इंटरव्यूअर पूछ सकता है यूपीएससी के, जब आपका अगर यूपीएससी का इंटरव्यू वगैरह होता है। बाकी इसमें ये नॉलेज के लिए आप अपनी नॉलेज में रख लो, कोई भी पूछ लेगा, आप कहीं रिलेशन में बैठे हो, कहीं बैठे हो, कोई पूछ लेगा भैया इतिहास तो ठीक है आता है आपको, लेकिन इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कारण है इसका और इससे मुझे क्या सीख मिलती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे मैंने इंक्लूड की हुई हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। अब इसमें लिखा है मैंने, हमें इतिहास से अतीत में हुई गलतियों से सीख मिलती है, वर्तमान समय में पुनः वह गलतियां ना दोहराई जाए। अर्थात पीछे अगर कोई भी गलती अगर किसी ने करी है और वर्तमान में हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो वो गलतियां हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, इतिहास पढ़ने से मुझे ये सीख मिलती है, अतीत में जो भी गलतियां हुई होंगी, लोगों ने करी होंगी, और हम लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा है तो हम दोबारा वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। ठीक है ना। अब जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कोई मास्टर आपको सिखाता है, कोई टीचर आपको सिखाता है, तो क्यों सिखाता है, क्योंकि वो पीछे गलती वो कर चुका है ना, और करके वो भुगत रहा है, उसको पता है कि यार ये गलती करने से मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जब उसको पता है कि मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो आप लोगों को सिखाता है। अब कुछ बच्चे होते हैं यार हमको तो सिखा रहे हैं, अपना क्या कर लिए, तो अपना नहीं कर पाए तभी तो आपको सिखा रहे हैं कि यार कम से कम आप ही कर ले जाओ, आप ही सक्सेस हो जाओ, आप ही अपने माता पिता का नाम रोशन कर दो, काहे लिए आप भी इसी भेड़ बकरियों की तरह एक ही रास्ते में चलो। ठीक है ना, तो वही चीज़ होती है। अब नेक्स्ट देखो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट है आपका, इतिहास से हमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक जानकारी मिलती है। जो भी राजनीतिक जानकारियाँ हैं, प्रशासनिक जानकारियाँ हैं, वो सीखने को मिलती है इतिहास पढ़ने से, जिनका आप वर्तमान समय में शासन एवं प्रशासन में मदद मिलती है, या फिर वर्तमान समय में जैसे हम शासन व्यवस्था कैसी होगी या फिर प्रशासन व्यवस्था कैसी होगी, वो अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास से मुझे मदद मिलती है। अच्छा, पिछली बार ये चीज़ हुआ था तो उन्होंने ये किया था, तो ठीक है हम भी यही करेंगे तो ये सक्सेस हो सकता है। ये चीज़ होती है ना कि शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था में मुझे, ठीक है, तो जानकारी मिलती है कि हाँ ये चीज़ करेंगे तो ये फेलियर होगा, ये पास होगा, तो ये इतिहास से मुझे जानकारी मिलती है। तो आज हम लोगों ने इतिहास का एक समरी सीखा है कि इतिहास कहाँ से आया और इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं इतिहास को, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। ठीक है ना, और मैं एक इतिहास का और एक मैथ का, और हो सकता है अगर करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, अगर हो सकेगा तो एक दिन मैं ज्योग्राफी का एक वीडियो अपलोड करूंगा। डेली मैं प्लेलिस्ट बना करके मैंने अपने चैनल पे रखा हुआ है, आप जा करके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने वाले हैं आज आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देखेंगे। ये 2500 ईसा पूर्व से 1750, ठीक है ना, 2500 ईसा पूर्व से 1750। हालांकि इसको अलग अलग लोगों ने, अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन ये ज़्यादा मान्यता प्राप्त है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये सिंधु सभ्यता की थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि इसके उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सी नदी के किनारे है, जो भी चीज़ें हैं ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम मैंने नोट कर दिया है कि अगर आपको दिशाओं का थोड़ा सा भ्रमित होंगे या फिर दिक्कत होगी तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया अलग से। ठीक है ना, तो ये सिंधु सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंधु सभ्यता के उत्तर में आपकी चिनाब नदी है, और ये सिंधु सभ्यता का जो उत्तरतम स्थान है ये जम्मू कश्मीर तक जाता है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, और ये आपका मांदा जिला है। ठीक है, मांदा जिला और जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। ठीक है, अब दक्षिण की बात करें अगर हम, तो दक्षिण में आपका आ जाता है ये दैमाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, दैमाबाद, महाराष्ट्र, और ये नदी आपकी प्रवरा नदी, और आपको गोदावरी भी मिलता है ऑप्शन में कभी कभी। ठीक है ना, क्योंकि इसी की सहायक नदी है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, पश्चिम में आ जाता है आपका सुत कांगेडोर, और ये बलूचिस्तान। और यहाँ पे नदी कौन सी है भैया आपकी, नदी यहाँ पे आपकी दास्क नदी है। सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान, दास्क नदी। ठीक है, अब अगर पूरब की बात करें हम तो पूरब में आपका आलमगीरपुर,
ठीक है। और नदी आपकी हिंडन नदी, और ये आलमगीरपुर कहाँ है भैया? यूपी में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका ये स्थान है, कुछ स्थान तो हैं काफ़ी, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्थान है, ये ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इम्पॉर्टेंट मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूँ, बाकी इतिहास तो बहुत विस्तृत रूप है इतिहास का, ठीक है ना। और ये हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो भैया इसकी खोज आपकी 1921 में हुई थी, नोट कर लेना, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसकी जो उत्खनन करता है ये दयाराम साहनी को इनका श्रेय जाता है। और इसकी वर्तमान स्थिति अगर देखें, हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान स्थिति वर्तमान में कहाँ पे है? तो मोंटगोमरी जिला, और ये पाकिस्तान में पड़ जाता है, ठीक है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। नेक्स्ट आता है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन हुआ था, खुदाई हुई थी, या फिर जब पता चला मोहनजोदड़ो के बारे में, तो ये 1922 को था, और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के तट पर ये मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। और ये मोहनजोदड़ो के बारे में अगर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मृतकों का टीला इसको कहा जाता है, ठीक है ना, और कई क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ आप क्या करना है, एक मोहनजोदारो मूवी बनाई गई है, वो मूवी देख लेना, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, वो मेमोराइज हो जाते हैं, याद हो जाते हैं एक प्रकार से। तो मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज हुई थी, और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्खननकर्ता में रखाल दास बनर्जी को इनका श्रेय जाता है। और वर्तमान में अगर मोहनजोदड़ो की स्थिति की हम बात करें, तो वर्तमान में हमारी जो मोहनजोदड़ो की स्थिति है, लरकाना जिला पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये लरकाना जिला जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है वर्तमान में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा। अगर आपको ये मोहनजोदड़ो देखने जाना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा पाकिस्तान के लरकाना जिले में, तब वहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो, ठीक है, देखने को मिलेगा, स्थिति देखने को मिलेगी, वर्तमान स्थिति वहाँ है। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। घग्गर नदी, जैसा कि देख पा रहे हैं, नदी के सीरीज में लिखा हुआ है घग्गर नदी। और इनका जो श्रेय है उत्खननकर्ता का, दो लोगों को जाता है, बीबी लाल और वीके थापर। मुख्य रूप से आपके बीबी लाल हैं, लेकिन वीके थापर भी इनके सहयोग करता थे, इसलिए इनको भी साथ में इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है, बीबी लाल, वीके थापर। नेक्स्ट इनकी वर्तमान स्थिति जो है, ये कालीबंगा की वर्तमान स्थिति राजस्थान के हनुमानगढ़ी में है, ठीक है ना, हनुमानगढ़ी राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ी में। अब लोथल की बात करते हैं। लोथल से हमको चावल के साक्ष्य मिले थे, ठीक है, लोथल से हमको चावल के साक्ष्य मिले थे। और जो लोथल ये आपका स्थान है, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके उत्खननकर्ता जो है रंगनाथ राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, बाकी तो है चारों इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, लेकिन ये पूछा गया है मेरे एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये रंगनाथ राव जी इनके उत्खनन करता है। और इसकी वर्तमान स्थिति देखो, जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको, अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है ना भैया। और ये आपकी सिंधु सभ्यता के और कई नाम हैं, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख 1922, और ये 1921 है, 1922 है, और इसका है आपका 1953, लिख लो यहाँ पे, और इसका है 1955, ठीक है ना, 1953, 1955, ये नोट कर लेना। इनकी खुदाई जो हुई थी, उत्खननकर्ता लोगों ने जब इनकी खुदाई करी थी, तो ये डेटे हैं इनकी, ठीक है ना। और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि जैसे पीछे इतिहास के बारे में अगर बात करें, अगर किसी का नाम दिया जाता था, तो जिसकी आधार पे खुदाई होती थी, अर्थात जिसकी सबसे पहले खुदाई होती थी, उसी के नाम पे उसका नाम दे दिया जाता था। जैसे आपका हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी 1921 में, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना भैया। और आपकी सिंधु सभ्यता ये 4 बहुत बड़ी सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है, आपकी चीन की सभ्यता, और क्या बोलते हैं, चीन को मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है ना, उसी में आपका सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम आता है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।